हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो ज्योग्राफी का सैंपल पेपर है वो डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में बच्चों। तो जो बच्चों आपको देखो, ज्योग्राफी का ये सैंपल पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो सैंपल पेपर होने वाला है बच्चों, ये आपका 70 नंबर का 3 घंटे का आपका पेपर होगा, ठीक है। और ये गलती हो चुकी है बच्चों, ये 70 नंबर का क्या होने वाला है, आपका पेपर होने वाला है ज्योग्राफी का, ठीक है। तो इसमें बात करते हैं कि आखिर क्या क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और किस टाइप से आएंगी, इनके बारे में हम चलो डिस्कस करते हैं, ठीक है बच्चों। तो आइए अब शुरू करते हैं। जैसे इसके अंदर हम पहले अगर बात की जाए, जैसे थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो इसमें पहला हमारा है कि देखो, ये इसमें 30 प्रश्न इस प्रश्न पत्र में जो होगा ना बच्चों, वो आपके 30 क्वेश्चन होने वाले हैं, 30 प्रश्न होने वाले हैं। और इसके साथ साथ इस प्रश्न पत्र को 5 खंडों में क्या किया गया बच्चों, बांटा गया है, ठीक है। यानी खंड क, खंड ख और ग और घ और अंग, इस तरीके से ये 5 खंडों में ये आपका पेपर बंटने वाला है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए बच्चों, तो देखना कि 1 से लेकर 17 तक जो आपके प्रश्न होने वाले हैं बच्चों, वो बहुविकल्पीय प्रश्न होने वाले हैं, ठीक है ना बच्चों। यानी MCQ बेस पे प्रश्न होने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न आपको 1 अंक मिलेगा। 18 से लेकर 19 तक जो प्रश्न होने वाले हैं बच्चों, वो आपके स्रोत आधारित प्रश्न होने वाले हैं, ठीक है ना। और इसके बाद जो खंड ग में यानी 20 से लेकर 23 तक जो प्रश्न होंगे बच्चों, वो लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, 3-3 अंक के प्रश्न होने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 80 से 100 शब्दों में देना होगा, ठीक है। और खंड घ जो होगा बच्चों 24 से लेकर 28 तक, इसमें जो बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होने वाले हैं, जिसको 5-5 अंक का होने वाला है। प्रत्येक प्रश्न का आपको उत्तर देना क्या है बच्चों, अनिवार्य है, ठीक है। तो इस तरीके का आपका क्या रहने वाला है बच्चों, पेपर का पैटर्न जो है, पेपर का पैटर्न रहने वाला है, ठीक है। तो और 29 से जो, यानी अब बात करते हैं कौन सा बच्चों, अब जो क्या है 29 से लेकर, यानी कौन सा, ये 29 से लेकर 30 तक आपके मानचित्र बेस पे जो प्रश्न होने वाले हैं, ठीक है ना। और एक आपका इंडिया का मैप आएगा बच्चों, और एक आपका इसके अंदर क्या आएगा, वर्ल्ड का मैप आएगा, जो आपका 5-5 नंबर का होगा, ठीक है। जब पेपर आए ना बच्चों आप लोगों को, तो इसे क्या करना है बच्चों, आप लोगों को मैप को हटा देना है, मैप को हटा के इसको पीछे में रखना है आप लोगों को, ठीक है, मतलब बांध देना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला जो बच्चों प्रश्न होने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो क्षेत्र है वो आर्थिक भूगोल से संबंधित नहीं है, यानी पैसे से संबंधित नहीं है। कृषि भूगोल, खेती करोगे पैसा जरूर मिलेगा। उद्योग, फैक्ट्री डालोगे पैसा मिलेगा। परिवहन यानी गाड़ी चलाओगे तो पैसा मिलेगा। लेकिन जनसंख्या बढ़ाओगे तो कौन सा पैसा मिलता है, तो बच्चों जनसंख्या जो है ना, वो आर्थिक भूगोल से संबंधित नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें विशेष क्षेत्र के सभी भौगोलिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। वो कौन सा क्षेत्र जिसमें सभी विशेष भौगोलिक क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है, तो कौन सा क्षेत्र है बच्चों, जैसे कि व्यवस्थित दृष्टिकोण, भौतिक दृष्टिकोण, द्वित्ववाद दृष्टिकोण या क्षेत्रीय दृष्टिकोण। तो क्षेत्रीय दृष्टिकोण होता है जिसमें सभी भौगोलिक विशेष का हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अध्ययन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, पार्थिव ग्रह चट्टानी क्यों होते हैं, यानी पार्थिव ग्रह जो होते हैं ना बच्चों, वो आखिर वो चट्टानी क्यों होते हैं। देखो बच्चों, ये आपको दिख रहा होगा, तो इसके ये वाले जितने ग्रह ना, इसके इन्हें कहते हैं आंतरिक ग्रह, और ये वाले जितने ग्रह हैं इसे कहते हैं बाहरी ग्रह। तो इन ग्रहों को आंतरिक या हम क्या कहते हैं, पार्थिव ग्रह कहते हैं, क्योंकि इनका जो निर्माण हुआ है ना, ठोस चट्टानों से हुआ है, और जो इनका निर्माण हुआ है बच्चों, वो गैसों से हुआ है। ये आकार में क्या है, बाह्य ग्रह जिसे जोवियन ग्रह भी कहा जाता है, ये आकार में बड़े हैं और ये आकार में छोटे हैं। इन पर जीवन संभव नहीं है, लेकिन इन पर क्या है बच्चों, जीवन की संभावना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो, तो इसका हमारा क्या होगा बच्चों, यानी ये ग्रह छोटे होते हैं, ठीक है भाई। सौर पवन के कारण हाइड्रोजन हीलियम गैसेज क्या होती है, यहाँ रुक नहीं पाते, हाँ बिल्कुल ठीक है, यानी इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट प्रश्न है, किसी विशेषज्ञ ने निहारिका परिकल्पना दी थी। अब निहारिका परिकल्पना है क्या, यानी बादलों का जो ये ग्रुप है ना, ग्रुप ऑफ जो बादल है, इसे निहारिका कहते हैं, और इसे बीच में क्या है, इसे नेबुला कहते हैं। जो बीच वाला पार्ट था बच्चों, इससे नेबुला कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये सारी की सारी गैसेस क्या हो गई, एक जगह एकत्र हो गई, और इस तरीके से क्या हुआ, ग्रहों का निर्माण हुआ था। और इसी परिकल्पना को कहते हैं निहारिका परिकल्पना। तो निहारिका परिकल्पना किसने दी थी बच्चों, तो निहारिका परिकल्पना जो है ना बच्चों, वो दी थी, किसने दी थी, वो दी थी लाप्लास ने, यानी
लाप्लेस कहते हैं इसे, लाप्लेस कहते हैं। तो इन्होंने दी थी ये विचारधारा। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि बच्चों नीचे दिए गए दो कथनों के अभिकथन और कारण को हमें ध्यान से पढ़ना है, उसके जवाब हमें देना है। पहला है भूवैज्ञानिक संरचना और शैल समूहों की भिन्नता के आधार पर भारत को कितने भूवैज्ञानिक खंडों में बांटा गया है, यानी 3 भूखंडों में बांटा गया है। ठीक है बच्चों, और ये 3 भूखंड कौन कौन से, जैसे प्रायद्वीपीय खंड, ठीक है, हिमालय खंड और पर्वत, प्रायद्वीपीय और हिमालय जो पर्वतमालाएं हैं। तीसरा है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो ये बिल्कुल ही ठीक है, यानी ए और जो आर दोनों ही ठीक है। और अभिकथन जो है वो कारण की सही तरीके से व्याख्या करता है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भूकंपीय लेखी यंत्र कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां क्या होता है बच्चों, कोई भी भूकंपीय तरंगे क्या होती है, नहीं आती है, किसी प्रकार का भूकंप नहीं आता है। ठीक है ना, इस क्षेत्र को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। हाँ बिल्कुल कहते हैं। दूसरा क्या है बच्चों, प्राथमिक तरंगे गैस, तरल और ठोस तीनों माध्यमों में से गुजरती हैं और ये तीव्र गति से चलने वाली तरंगे होती हैं जो धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है। हाँ बिल्कुल, ये धरातल पर क्या पहुंचती है बच्चों, सबसे पहले पहुंचती है। तो यानी लेकिन एक चीज देख रहे हो बच्चों, ये छाया क्षेत्र के बारे में बता रहा है, ये पी और एस तरंगे के बारे में बता रहा है। दोनों बात तो सही है, लेकिन मिल नहीं पा रहा ना, एक समानता नहीं बन पा रही ना बच्चों उसके अंदर। तो यानी इसका बी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ए और आर दोनों ही सत्य, लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा यही प्रश्न था बच्चों कि जो ये रहा, देख लेते हैं कि इसमें से निम्न में से सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, प्रारंभ से नवीन। ठीक है बच्चों, तो आप सभी को पता है कि पहले जो है, यानी इसके अंदर हमें ये बताना है किस किस चीजों के बारे में। ठीक है ना, तो इसका होगा दो, एक, तीन, चार, इस तरीके से। जैसे अब पहले बात कर लेते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो आप सभी को पता है पहले ब्लू ग्रीन शैवालिक यानी शैवाल का उत्पत्ति हुई थी। ठीक है ना, इसके बाद क्या हुआ था बच्चों, पहले फिर इसके बाद क्या हुआ, मछलियों की उत्पत्ति हुई, फिर रेंगने वाले जीवों की उत्पत्ति हुई थी, इसके बाद क्या हुआ था, मनुष्य की उत्पत्ति हुई थी। तो इसका जो 2, 1, 3, 4 इसका सही क्रम होगा। देखते हैं इसके अंदर है क्या हमारा सही क्रम ये वाला, तो आपको दिखेगा हाँ बिल्कुल है, इसका ग आंसर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, मेटल के ऊपरी भाग किस नाम से जाना जाता है। तो बच्चों मेटल का जो ऊपरी भाग है वो किसे कहते हैं बच्चों, स्थैनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल कहते हैं। ये देखो हमारी पृथ्वी की संरचना है, इसके ये वाला भाग क्या होता है, क्रोड है, फिर इसके बाद मेंटल है, फिर परपट्टी है। तो ऊपरी वाला जो भाग है बच्चों ये क्या कहलाएगा, दुर्बलता मंडल या स्थैनोस्फीयर कहलाएगा। चलो नेक्स्ट पेपर की बात, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं ना, है ना। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत किसने दिया था, ये बताइए, यानी प्लेट विवर्तन के सिद्धांत किसने दिया था। अब तुम बोलोगे ऑर्थर होम्स, गलत है। मैकेंजी और पार्कर और आर्गन, हाँ बिल्कुल ठीक है बच्चों, मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने क्या किया था, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दी थी। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित सूची को, इसको सही से हमें मिलाना है बच्चों। ठीक है बच्चों, यहां आप बाह्य मंडल कर लेना। ठीक है, ऊंचाई के साथ तापमान गिरना ये आपका किस में होता है, तो देखो बच्चों इसको है ना आप लोगों को खुद करना है, मैं बिल्कुल नहीं बता रहा। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिए, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। चलो नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पवन कार्य से संबंधित है, यानी पवनों के कार्य यानी नहीं है, यानी जो पवन नहीं करते वो कौन सा कार्य है। तो जो बच्चों आपका छत्रक होता है ना बच्चों, ठीक है ना, ये क्या है, छत्रक से निर्माण होती है, यानी पवनों से बना हुआ है। ये किससे बना हुआ है, पवनों से बना हुआ है। तो इसका ए उत्तर बिल्कुल राइट हो, इसी ख आंसर इसको राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जो क्या बोल रहा हूँ मैं अभी, ये तो आपको छत्रक है, इसे कहते हैं छत्रक शैले। ठीक है, लेकिन इसके हिसाब से तो बच्चों लैपीज होना चाहिए, तो लैपीज बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये मतलब कहने का मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि बोल रखा है कि ऐसा वो कौन सा है जो पवनों से नहीं बना है। तो देखो बालू का टिब्बे ये पवनों से बनता है, छत्रक ये देखो इसे छत्रक कहते हैं। ठीक है बच्चों, और
प्लाया ये भी बनता है, लेकिन जो लैपीज है ना बच्चों, लैपीज नहीं बनता, लैपीज नदियों से बनता है। तो इसका ग ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी और पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी होती है? आंख बंद करके मार देना, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है समुद्री नमक, पराग, राख, ये किससे संबंधित होता है? तो बच्चों जिसमें क्या होता है, समुद्री नमक होता है, पराग होता है, राख होता है, उसे हम कहते हैं धूलकण। क्या कहते हैं? इसे धूलकण कहते हैं, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत के क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अरे बता देना कौन सा है? राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सी घाटी का प्रकार नहीं है? तो गार्ज एक घाटी है, बिल्कुल है। वी आकार की घाटी है, कैनियन भी एक घाटी है, लेकिन छिप्रिका एक घाटी नहीं है। तो बी आंसर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हिमालय पर्वत के स्थान पर कौन सा प्राचीन सागर था? तो भैया हिमालय पर्वत के स्थान पर सागर कौन सा था? टैथिस सागर था। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको चित्र में दिख रहा है ये टैथिस सागर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा एक नवीन पर्वत श्रृंखला है? कौन सा है नवीन पर्वत श्रृंखला का एक अच्छा उदाहरण है? ठीक है, ऑप्शन है अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा। तो नवीन पर्वत कौन सा है बच्चों? मेरे ख्याल से तो अरावली की पर्वत है। ठीक है बच्चों, अरावली। लेकिन क्या है? सही है, लेकिन क्या बच्चों मेरा गलत हो गया। मतलब इसके अंदर क्वेश्चन क्या है बच्चों? नवीन पर्वत है। ठीक है, तो मैं भूल गया था बच्चों कि अरावली की पर्वत क्या है? प्रायद्वीप है, तो सबसे पुरानी पर्वत है। तो हिमालय जो होगा इसका सही उत्तर होगा। हिमालय नया है, युवा है, इसे युवा पर्वत, हिमालय को युवा पर्वत भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका बच्चों जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होगा, पैसेज वाइज होगा, इसके अंदर हमें देखते हैं, पैराग्राफ को समझते हैं। ये पर्वत क्षेत्र भूटान हिमालय से लेकर पूर्व के डिफ दर्रे तक क्या है बच्चों? फैला है। और इस पर्वत श्रेणी, जो ये वाला पर्वत जो श्रेणी है ना बच्चों, यानी जो ये पर्वत श्रेणी है, इस पर्वत श्रेणी में क्या होता है? सामान्य दिशा दक्षिण से पूर्व की ओर होती है। इस क्षेत्र की मुख्य चोटियां कौन सी है? जैसे कांगत हो गई, नामचा बरवा हो गया, है ना बच्चों। ये पर्वत श्रेणियां उत्तर से क्या करती हैं? दक्षिणी दिशा में तेज बहती हैं। और गहरे क्या करती हैं बच्चों? गार्ज का निर्माण करती हैं बच्चों। और नदियां क्या हो जाती हैं? यहाँ विक्षेपित हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं बच्चों? नदियां जो हैं वो विक्षेपित हो जाती हैं, है ना। और इसके साथ साथ विक्षेपित और नामचा बरुआ को पार करने वाला बाद जैसे ब्रह्मपुत्र नदी एक गहरी गार्ज बनाती है। कौमिंग, सुबनसरी, दिहांग, दिबांग, लोहित, यहाँ की प्रमुख क्या होती है बच्चों? नदियां होती हैं। ये नदियां क्या होती हैं बच्चों? पहला तो ये 12 होती है। कौन सी होती है बच्चों? जो ये नदियां जो मैंने आपको बताई ना, ये जिसकी विशेषता बता रहा हूँ, ये नदियां क्या है बच्चों? 12 होती हैं और बहुत से जल प्रपात बनाती हैं। इसलिए यहाँ जल विद्युत उत्पादन करने की क्षमता काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अरुणाचल प्रदेश यानी हिमालय की मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ बहुत सी जनजातियां निवास करती हैं बच्चों। और इस क्षेत्र की पश्चिम से पूर्व बसी कुछ जनजातियां इस प्रकार से, जैसे मुनपा, अंबोर, मिशनी, निशी, नागा, है ना। और यहाँ के जो लोग हैं जो ज्यादातर झूमिंग खेती करते हैं। कौन सी खेती करते हैं बच्चों? झूमिंग, जिसे स्थानांतरीय या स्लैश या बर्न कृषि भी कहा जाता है। ये क्षेत्र जैव विविधता से काफी ज्यादा घिरा हुआ है, जिसका संरक्षण देशज समुदाय यानी वहां के लोग कर रहे हैं। उबड़ खाबड़ स्थलाकृति के कारण यहाँ पर क्या होती है? विभिन्न प्रकार की क्या होती है बच्चों? परिवहन जुड़ाव लगभग नाम मात्र का है। इसलिए अरुणाचल असम सीमा पर दोआब क्षेत्र से होकर यहाँ कारोबार किया जाता है। ठीक है, तो ये तो पैराग्राफ था बच्चों, मैंने तो पढ़ दिया, तुम मत पढ़ना। चलो मैं बता देता हूँ। ऊपर दिए गए जितनी भी जानकारी इसके हिसाब से बताइए कि हिमालय पर्वत के उपखंड का नाम बताइए। तो बच्चों कौन सा है? अरुणाचल या हिमालय उपखंड है। हिमालय पर्वत की जो उपखंड निम्न में से किससे धनी है? तो किससे है बच्चों? किससे धनी है? तो वो है बच्चों जैव विविधता से। किससे है बच्चों? जैव विविधता से धनी है, पूरा भरा हुआ है, जैव विविधता बहुत ज्यादा है यहाँ। ये जो मिशनी या निशी जनजाति है, अपना जीवन यापन करने के लिए कौन सी खेती करती हैं? तो झूमिंग खेती करती है, स्थानांतरित कृषि करते हैं। निम्न में से कौन सा दर्रा हिमालय के उपखंड से संबंधित है? तो वो डीफू दर्रा है बच्चों, डीफू दर्रा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये भी स्रोत है यार, तुम खुद पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ रहा है, बड़ा लंबा खिंच जाता है यार। ठीक है, खुद पढ़ लो। चलो हम बात करते हैं, भारत में सबसे बड़ा उपवा तंत्र कौन सा है? अरे आप तो बिना देखे बता दोगे, कौन सा है बच्चों? गंगा नदी। लंबाई कितनी है? 25। यहाँ तो पूछ रखा था गंगा नदी, तो 25 का सी ऑप्शन सही है। नदियों को प्रदूषण मुक्त कैसे किया जा सकता है? अरे औद्योगिक कूड़ा कचरा जो है ना बच्चों,
उसको नदियों में ना डालना, जो मृत शरीरों को नदियों में ना बहाना, त्योहारों पर जो वस्तुएं होते हैं उसका विसर्जन ना करना, ये सभी कारण हो सकते हैं। तो उपयुक्त सभी इसका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। चलो नेक्स्ट अब बात करते हैं बच्चों, हम सेक्शन सी पे आ चुके हैं। अब इसके अंदर हम बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप्स के बारे में। तो पहला देखो, पृथ्वी के वायुमंडल के विकास के बारे में बताइए। तो आप सभी को पता है, देखो पृथ्वी पर वायुमंडल का जो विकास हुआ था उसकी 3 अवस्थाएं। पहली अवस्था में क्या हुआ था, जो सौर पवन के कारण क्या हुआ, सूर्य किरणों का हीलियम जो और हाइड्रोजन, ये दोनों पृथ्वी से क्या हो गई थी बच्चों, दूर हो गई थी। अब पृथ्वी के क्या हुआ था, ठंडा होने और विभेदन के दौरान क्या हुआ था, पृथ्वी के अंदर से बहुत सारी गैसेज निकल रही थी, जलवाष्प बाहर आ रहा था, ठीक है, जिसमें क्या था, जलवाष्प में क्या क्या था, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनियम, ये बहुत अधिक मात्रा में निकला, लेकिन ऑक्सीजन बहुत ही कम निकला था। और तीसरी अवस्था में क्या हुआ, पृथ्वी पर लगातार ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा था, जिसके कारण क्या हो रहा था, वाष्प और गैस बाहर निकल रहे थे, और यही बाद में क्या हुए, संघनित होकर बादलों का रूप लिया और पृथ्वी पर लगातार बारिश होती रही थी। और इसी बारिश से क्या हुआ था बच्चों, हमारे पृथ्वी पर महासागरों का निर्माण हुआ और उनसे जीवन का विकास हुआ था। और जीवन विकसित होने के पश्चात यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या हुई, पृथ्वी पर वायुमंडल का निर्माण हुआ, पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई। ठीक है, आसान था क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भूकंप के प्रभावों का स्पष्ट करें, यानी भूकंप के हमें इसमें क्या करने हैं बच्चों, प्रभाव हमें बताने हैं। ठीक है, तो भूकंप जब आता है तो क्या होता है, जमीन हिलने लग जाती है, घर वर सब हिलने लग जाएगा, धरातलीय विसंगति होती है, भूस्खलन, जमीन धंस जाती है जमीन के अंदर, मृदा द्रवण होता है, धरातल विसंगति, हिमालय देख लो, यानी हिमालय क्या है, पहले 33 सागर था, इसी कह सकते हैं भूकंप के कारण क्या हुआ था, यानी वहां हिमालय आ गया, हिमस्खलन हो जाता है, बांध टूट जाते हैं, जिसके कारण आसपास में लोगों में काफी ज्यादा डूबने का खतरा बढ़ जाता है और आग लग जाती है, ये सारे काम होते हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न है, अपसारी सीमा और अभिसारण सीमा में क्या अंतर होता है। तो अपसारी सीमा होती क्या है बच्चों, इसमें जब दो प्लेटें क्या होती हैं, विपरीत दिशा में जाती है। कहाँ जाती है बच्चों, जब दो प्लेटें विपरीत दिशा में जाती हैं और एक नई परपट्टी का निर्माण होता है तो इसे अपसारी सीमा कहते हैं। और इस जो नई परपट्टी का निर्माण होता है इसे कहते हैं प्रविष्ठन स्थान। क्या कहते हैं बच्चों, प्रविष्ठन या प्रसारी स्थान कहा जाता है। ठीक है ना, और इसके साथ साथ क्या, सॉरी मतलब इसे प्रसारी स्थान ही कहा जाता है, गलती बोल रहा हूं मैं। ठीक है, और प्रसारी स्थान, इसका मुख्य उदाहरण क्या है, मध्य अटलांटिक कटक। इसी तरीके से बना है, जब दो प्लेटें इसमें गई, दो प्लेटें एक इधर गई और एक इधर गई, तो इससे क्या हुआ, मध्य अटलांटिक कटक का क्या होता, निर्माण हुआ था। और एक होता अभिसरण, इसमें दो प्लेटें क्या होती हैं, एक दूसरे के इतने ज्यादा पास आए, एक प्लेट ऊपर जाएगी और एक नीचे धंस जाएगी। ठीक है ना, और भूपरपट्टी नष्ट हो जाती है, एक प्लेट ऊपर ही उड़ती है और दूसरी नीचे धंस जाती है, जिसे क्या कहते हैं बच्चों, इस वाले भाग को प्रविष्ठन स्थान कहते हैं। ठीक है बच्चों, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण प्रशांत महासागरीय प्लेट या अमेरिकी प्लेट इसका सबसे बेहतर उदाहरण माना जाता है। चलो नेक्स्ट प्रश्न है, पलाया क्या होता है बच्चों, पलाया झीलों के बारे में बताना है हमें। तो बच्चों देखो, मरुभूमि जो होती है ना, मरुभूमि या पहाड़ी से घिरे हुए जो बेसिन होते हैं, यहाँ क्या होता है, जल की उपलब्धता, यहाँ के क्षेत्र जल ज्यादा होने के कारण यहाँ क्षेत्रों में क्या होता है, झीलों में बन जाता है, झील का निर्माण हो जाता है, जिन्हें पलाया कहा जाता है। आपको चित्र में दिख रहा होगा। लेकिन ये जो है ना, ये जो नमक है, यानी क्या होता है, अक्सर यहाँ पलाया में लवणता ज्यादा होती है, और जो लवणता यानी नमक एक जगह इकट्ठा होने से क्या होता है, ऐसे मैदान या कल्वर भूमि, जैसे कल्लर भूमि या क्षारीय क्षेत्र का निर्माण होता है। इसे कल्लर या क्षारीय क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि खारा है ना, नमक वाला पार्ट है ये वाला, तो इसीलिए। नेक्स्ट है, हिमोड़ के विभिन्न प्रकार बताइए। हिमोड़ के हमें इसमें प्रकार बता रहे हैं। तो हिमोड़ दिख रहा है बच्चों, ये जो बर्फ ऊपर से नीचे की ओर आती है तो इसे हिमोड़ कहा जाता है। तो एक होता है अध्यस्थत हिमोड़, ठीक है ना, ये अंतिम भाग होता है, ये वाला हिमोड़ का क्या होता है, अंतिम भाग होता है। दूसरा आता है जैसे पार्श्विक हिमोड़, ये क्या होता है, दीवार होती है, जैसे ये आपको दिख रहा है वाला, इसे पार्श्विक हिमोड़ कहा जाता है। ठीक है, एक होता है मध्यस्थ हिमोड़, ठीक है ना, ये वाला भाग, ठीक है, इसे ये वाला भाग, ठीक है, ये वाला है। और एक है तलछट हिमोड़, जो आपका साइड से बिल्कुल तल रहे हैं ना, तो ये इस टाइप से हिमोड़ होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वायुमंडल में अनेक गैसें मिलकर क्या बना देती, क्या होता है इससे। देखो बच्चों, वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं। वायुमंडल की जैसे ऊपरी परतों में गैसों का अनुपात क्या होता है, बदलता रहता है ऊपर में। ठीक है, और वायुमंडल में क्या होता है, जैसे गैसें जो होती है मनुष्य और जीव जंतुओं के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, जैसे ऑक्सीजन,
किसको? मनुष्य के लिए जरूरत है। और पेड़ पौधों के लिए क्या जरूरत है? कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है कि नहीं है? तो हाँ, इसीलिए। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? पार्थिव विकिरण का कुछ भाग क्या करती है? सोख लेती है। और ग्रीन हाउस गैसों को क्या करती है? प्रभावित करती है। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बढ़ जाएगी तो ग्रीन हाउस इफेक्ट ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। और ओजोन गैस की सतह यानी 10 से 50 किलोमीटर तक ऊंचाई तक ओजोन गैस होती है और ये फिल्टर का कार्य करती है, ठीक है ना बच्चों। ओजोन गैस जो होती है और सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को हमारी पृथ्वी पर आने से क्या करती है? रोकती है ना। अब बात करते हैं बच्चों लॉन्ग बेस क्वेश्चन, यानी 5-5 नंबर के प्रश्न होने वाले हैं इस प्रश्न में। थोड़ा सा वीडियो थोड़ी लेंथी जाने वाली है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो को इसी में समझाने की, ठीक है बच्चों। तो पहला है वायुमंडल में क्या है? वायुमंडल के संगठन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो देखो बच्चों, अगर वायुमंडल में देखा जाए, पहले गैसों के बारे में देख ली जाए, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन हमारे कितना है बच्चों? 78.8% है। दूसरा ऑक्सीजन कितना है? 20.95% है। कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 0.3% है। आर्गन है, ओजोन गैस है, ये सभी गैसें अपना एक अलग महत्व रखती हैं। जैसे जैसे अगर बात किया नाइट्रोजन से पेड़ पौधों को क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। ऑक्सीजन से क्या होता है बच्चों? ऑक्सीजन से मनुष्य को जीवनदायिनी गैस भी कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? पेड़ पौधे उसे ग्रहण करते हैं, इसके बिना तो कोई रह ही नहीं सकता। तो हर गैस का अपना एक अलग क्या होता है? महत्व होता है। नेक्स्ट आता है जलवाष्प। अब जलवाष्प का मतलब क्या होता है बच्चों? तो जलवाष्प वायुमंडल में क्या है? किसी स्थान पर जलवायु पर निर्भर करता है। जलवाष्प क्या होता है? सूर्य ताप की कुछ भाग क्या करता है? सोख लेता है और पृथ्वी पर उत्सर्जित ताप को क्या करता है? ग्रहण करता है। यानी अगर जलवाष्प नहीं हुआ ना तो पृथ्वी या तो बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएगी या बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट आता है धूलकण। धूलकण भी क्या करता है? आर्द्रता को ग्रहण करते हैं, नमी को ग्रहण करते हैं और इसी से क्या होता है? मेघों का निर्माण होता है। अगर ये ना हो तो बादल तो बनेगा नहीं, बादल नहीं हो तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं हो तो हम लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, है ना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार और हिमालय पर्वत में 5 अंतर बताने हैं हमें इसके अंदर। तो पहला प्रायद्वीपीय पठार क्या है? कठोर जो शैलों से बना हुआ है। इसका निर्माण क्या हुआ था? उत्खंड के रूप में हुआ था। ये कैम्ब्रियन काल में क्या हुआ था? ये स्थल वैसा का वैसा ही है, ठीक है। और कुछ समय के लिए क्या होती है, जो उसके तट थे ना वो समुद्र में क्या हो गए थे? डूब गए थे। प्रायद्वीपीय पठार क्या है बच्चों? अरावली पर्वत इसका मुख्य उदाहरण है। और यहाँ नदियां घाटियां क्या होती? काफी उथली हुई होती हैं और मंद ढाल वाली होती है। बात करते हैं हिमालय पर्वत की। तो हिमालय पर्वत किससे? अवसादों से बना हुआ है और इसमें क्या होता है? ये मूड़दार पर्वत है, ठीक है। ये हलचलों से बना हुआ है और इनकी उत्पत्ति के साथ टैथीज अवसादों से हुई है। पहले हिमालय में टैथीज सागर था ना, तो इससे इसका क्या हुआ? निर्माण हुआ है, ठीक है। इसके साथ साथ हिमालय से संबंधित जो श्रेणियां क्या है? काफी ज्यादा कमजोर है, इनमें वलन हो जाता है, झुकाव उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, लचीली है। और हिमालय पर विवर्तनिकी पर्वत जो है, इसमें जो नदियां हैं बच्चों युवा अवस्था में और तीव्र गति से बहती है। 12 नदियां होती है हिमालय की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सी क्वेश्चन है बच्चों? गंगा नदी अपवाह तंत्र की 5 विशेषताएं बतानी है। तो बहुत इजी है, आप बता देना। जैसे गंगा नदी है वो उत्तराखंड के उत्तर यानी उत्तर कोसी यानी जो उत्तर कोसी से निकलती है, ठीक है। और इसके साथ साथ देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से ये क्या कहलाती है? गंगा कहलाती है, ठीक है ना। और हरिद्वार में मैदान में क्या करती है? प्रवेश करती है, ठीक है। इसके साथ साथ ये हरिद्वार में दक्षिण से पूर्व की ओर बहती हुई चली जाती है, ठीक है। और 2 भागों में बढ़ जाती है, भागीरथी और हुगली, इन दोनों में बढ़ जाती है। और बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बच्चों? गंगा को पद्मा भी कहा जाता है। गंगा नदी की कुल लंबाई 25 है, 2525 किलोमीटर। और ये भारत का सबसे बड़ा क्या है बच्चों? अपवाह तंत्र है। भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है? गंगा। कौन सा है बच्चों? गंगा, ठीक है ना। और इसके साथ साथ दक्षिण प्रायद्वीप से निकलने वाली मौसमी नदियां क्या होती है? इसी में आकर मिल जाती है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है बच्चों? तो आपकी यमुना है, सबसे लंबी सहायक नदी है। और उसकी कौन कौन सी है? जैसे सोन हो गई, ठीक है, और राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, ठीक है, कोशी, ठीक है, और महानदी, ये सारी क्या है बच्चों? इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आखिर वायुमंडल की संरचना के बारे में। किसके बारे में बच्चों? आखिर हमारे वायुमंडल की संरचना किस प्रकार की है, ठीक है। तो बच्चों देखो, संरचना के अगर बारे में बात की जाए तो पहला हमारा मंडल आता है सौर मंडल, क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल क्या है? ये सबसे हमारी वायुमंडल का सबसे निचली परत है ना। और इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर है बच्चों। ध्रुवों पर अलग है, ठीक है ना। और मौसम का बनना, बादल का बनना, सभी घटनाएं क्या होती हैं? क्षोभ मंडल में ही होती हैं। ये मानव के लिए काफी ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि इसके बिना तो हो ही नहीं सकता, है ना।
बादल बादल बनेंगे तो इसमें बनता है। दूसरा आता है समताप मंडल। तो समताप मंडल की ऊंचाई 50 किलोमीटर होती है बच्चों, इस चीज़ को याद रखिएगा। और 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान में कोई भी परिवर्तन, ना गर्मी होगी ना सर्दी होगी, ठीक है। और 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या होता है, तापमान इसमें बढ़ने लग जाता है। और ओजोन गैस भी इसी में पाई जाती है बच्चों, समताप मंडल में। जो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं, इन्हें क्या करती हैं, अवशोषित कर लेती है, अन्यथा ये आगे तो हमें चर्म रोग हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अब आता है मध्य मंडल। तो इस परत का विस्तार जो है बच्चों वो 50 से लेकर 200 किलोमीटर तक है, ठीक है ना। इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है, ठीक है ना। ऊंचाई में जाएंगे तो तापमान कम होता रहता है, यहीं ठंडी बढ़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आयन मंडल। इस परत का विस्तार 80 से लेकर 400 मीटर तक है बच्चों। और यहाँ उपस्थित बहुत सारे गैस होती हैं, धूलकण होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और आयन मंडल पृथ्वी से भेजी गई रेडियो एक्टिव तरंगे है ना, वो वापस भेज देती है। अगर ये ना हो तो वो तरंगे वापस ही नहीं आएंगी, जिससे हम फ़ोन पे बात नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और एक होता है बाह्य मंडल। यह आयन मंडल के ऊपरी सबसे ऊपरी भाग होता है बच्चों, जिसे बाह्य मंडल कहते हैं। इस परत में वायु बहुत ही क्या होती है, बहुत ही कम होती है, और धीरे धीरे क्या होता है, अंतरिक्ष में क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है ना बच्चों। तो ये है हमारे वायुमंडल की विशेषताएं। 27 क्वेश्चन है, हिंद महासागर वास्तव में हिंदुस्तान या हिंद महासागर? तो हाँ बिल्कुल है बच्चों। जैसे कि आपको पता है हिंदुस्तान के नाम से भारत जाना जाता है, और यही एकमात्र महासागर है जिसका नामकरण किसी देश के नाम पे हुआ है, हिंद महासागर, ठीक है। और पश्चिम एशिया और पूर्वी एशिया के बीच हिंद महासागर क्या है, भारत की काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थिति है, ठीक है। इसके साथ साथ इस महासागर के उत्तरी छोर में ना भारत की तटरेखा क्या होता है, अन्य किसी भी देश की तटरेखा से काफ़ी ज़्यादा लंबी है। अन्य देशों की तटरेखा देखा जाए तो उसके हिसाब से हमारी तटरेखा काफ़ी अच्छी है और काफ़ी लंबी है, ठीक है बच्चों। तो ये है इसकी विशेषता। नेक्स्ट बात करते हैं ज्वालामुखी आखिर किसे कहते हैं बच्चों, की ज्वालामुखी क्या होता है और इसके प्रकार बताएं। तो देखो बच्चों क्या होता है, यानी पृथ्वी पर होने वाली ये एक आकस्मिक घटना है जिसके बारे में नहीं पता भाई कब ज्वालामुखी फट जाएगा, किसी को पता है, नहीं पता। अब भूपटल पर अचानक ये विस्फोट होता है, इसमें लावा, गैस, धुआं, राख, कंकड़, पत्थर ये सब बाहर निकलते हैं। उन सभी वस्तुओं के निकाल का एक ही नली होती है, जिससे क्या कहते हैं, निकास नलिका कहते हैं, या छिद्र कहते हैं, वीवर कहते हैं, या क्रेटर कहते हैं। जहाँ से जो लावा है ये जहाँ से बाहर निकलता है, इसे वीवर, क्रेटर या छिद्र भी कहा जाता है, या निकास नलिका कहा जाता है। इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है सक्रिय ज्वालामुखी। अब सक्रिय ज्वालामुखी क्या है बच्चों, इस प्रकार के ज्वालामुखी में क्या होता है, विस्फोट और उद्भेदन होता रहता है, और इसका मुख जो है ना, मुंह हमेशा ही खुला रहता है, कभी भी ये फट जाएगा, और फट जाएगा तो लोग फट जाएंगे, है ना। और इटली का इतना ज्वालामुखी सबसे अच्छा इसी का उदाहरण माना जाता है। नेक्स्ट आता है प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी। इस प्रकार के ज्वालामुखी में क्या होता है, काफ़ी लंबे समय तक क्या होता है, कोई भी उद्भेदन नहीं होता, ठीक है, लेकिन इसकी संभावना बनी रहती है। फटेगा ना जब, तो काफ़ी ज़्यादा अचानक फटेगा, और इससे काफ़ी ज़्यादा लोग फट जाएंगे, जौन धोन की हानि होगी, ठीक है। इटली का विसुवियस ज्वालामुखी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बच्चों। काफ़ी ज़्यादा वो खतरनाक होता है ये भूकंप, वो सॉरी ज्वालामुखी। नेक्स्ट आता है विलुप्त ज्वालामुखी। तो इस प्रकार के, यानी जो विलुप्त इस प्रकार के ज्वालामुखी में विस्फोट बंद हो जाता है और भविष्य में फटने का ऐसी कोई संभावना नहीं रहती है, ठीक है। जैसे म्यांमार का पोपा ज्वालामुखी सबसे अच्छा और इसी का उदाहरण माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार की 5 विशेषताओं के बारे में बात करनी है। अब प्रायद्वीपीय पठार क्या है बच्चों, ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला, तो ये भाग हमारा क्या कहलाता है, प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। तो आखिर अब इसकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। विशेषता क्या है, पहला तो देखो यार ना, प्रायद्वीपीय पठार त्रिकोणीय आकार वाला कटा फटा भाग है, ठीक है। ये राजमहल हो गया, दिल्ली का कटक हो गया, ठीक है ना, और आपका इलायची की पहाड़ियाँ हो गया, है ना, और शिलोंग और कार्बी एलोंग पठार से ये घिरा हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार काफी ज्यादा प्राचीन नीस और ग्रेनाइट से बना हुआ है। किससे बना है, नीस और ग्रेनाइट, या आप ज्वालामुखी भी कह सकते हैं, ज्वालामुखी से। इसकी औसतन ऊंचाई 600 से लेकर 900 मीटर है, और कैम्ब्रियन काल में क्या था ये बच्चों, काफी ज्यादा कठोर भूखंड था। इस पठार के उत्तरी भाग में क्या है, अरावली की पहाड़ियां हैं, विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं। पश्चिम में क्या है, पश्चिम और पूर्वी घाट यहाँ स्थित है, ठीक है। और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का अग्रभाग होने के कारण यहाँ क्या होता है, ऊर्ध्वाधर और हलचलों से बना रहता है। और यहाँ की प्रमुख नदी कौन कौन सी है, नर्मदा नदी हो गई, तापी हो गई, महानदी हो गई, सतपुड़ा ब्लॉक हो गया, ये सारी की सारी यहाँ की प्रमुख नदियाँ मानी जाती हैं, ठीक है बच्चों। चलो
अब आते हैं आपका मैप वाला क्वेश्चन। 5 नंबर का मैप आपका कंफर्म करा दूंगा। तो देखो मैप आपका इस तरीके का आने वाला है, तो जिसमें आपसे पूछेगा एक महासागर, यहाँ आपका जैसे कहीं भी ना इधर एक एरो रहेगा, ठीक है, आपको पहचानना है। तो पूछेगा एक महासागर का नाम बताइए, तो बता देना एक महासागर कौन सा है, जैसे कि प्रशांत महासागर। एक महाद्वीप का नाम क्या बताओगे, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। एक प्लेट का नाम क्या बताओगे, यहाँ से अफ्रीकी प्लेट। एक और प्लेट का नाम बता दो, ऑस्ट्रेलियन प्लेट। एक सक्रिय ज्वालामुखी जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, कहाँ है, इस तरफ में है, प्रशांत इस तरफ, ठीक है। एक महाद्वीप और बता दो भैया, ये रहा एशिया महाद्वीप। हो गया, 5 नंबर आपको मिल गए। इसी तरीके से मैप आएगा आप लोगों का, ठीक है। चलो इंडिया वाला मैप देख लेते हैं। जैसे इंडिया वाला मैप है, ये देखो इंडिया वाला। भारत से गुजरने वाली अक्षांशीय रेखा के बारे में बता दो। खासी की पहाड़ियाँ कहाँ है, तो खासी की पहाड़ियाँ कहाँ है बच्चों, मेघालय में। कहाँ है बच्चों, मेघालय में। सतपुड़ा पर्वत कहाँ है, सतपुड़ा ब्लॉक, ये वाला, ये पूरा भाग क्या सतपुड़ा ब्लॉक आ जाता है, छत्तीसगढ़ तक आ जाता है। मन्नार की खाड़ी कहाँ है, ये देखो ये वाली इधर जो है मन्नार की खाड़ी है। मालाबार तट ये रहा बच्चों, देखो मालाबार तट केरल की साइड है, ठीक है। लूनी नदी कहाँ है बच्चों, राजस्थान में है। एकमात्र नदी है, एक ही नदी है। मालवा का पठार खुद देखो, मेरे को क्या पता, सब चीज़ मैं ही बता दूंगा, तो तुम लोग क्या करोगे, हैं आलसी। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है बच्चों। ये था इस वीडियो का कंप्लीट पार्ट। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर, कमेंट्स तो जरूर करो बच्चों, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, ठीक है। अब कहाँ मोटिवेशन मिलेगा, 650 सब्सक्राइबर्स लेके बैठा पड़ा हूँ, फिर भी मोटिवेट होकर आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।